हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिज्यूम करते हैं एवोल्यूशन वाले एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को। हम लोग देखो, इससे पहले के जो 2-3 वीडियोस है उसको जरूर देखो, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आओ, बिकॉज काफी कुछ कंसेप्ट हम वहां पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सब कुछ लिंक्ड है। एवोल्यूशन आप जितने ज्यादा बेसिक्स से समझोगे आपके लिए चीजें उतनी ही आसान होगी। डायरेक्ट किसी वीडियो में जंप करके आओगे तो थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसके पहले वाले पार्ट्स देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आज हम शुरू करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब तक हम लोगों ने डार्विन, लेमार्क, ठीक है, उसके अलावा एडेप्टिव रेडिएशंस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और बहुत सारे बेसिक्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की शुरुआत करने से पहले आपको एक टर्म सिखाता हूं मैं आज यहाँ पर, जो है जीन पूल। देखो समझना अच्छे से, कोई भी एरिया ले लो आप, लेट्स से ये एक एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया आप चाहो तो आप जिस एरिया में रहते हो अपनी सिटी में, आप उसी एरिया की बात कर लो। उस एरिया में कुछ नंबर ऑफ पीपल रहेंगे यहाँ पे आपके, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे। अब इन सब लोगों में जीन्स भी प्रेजेंट होंगे और अलील्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली जीन्स के ही पेयर्स को अलील्स कहा जाता है, तो अलील्स प्रेजेंट होंगे। यानी इस पर्टिकुलर एरिया, मैं इसको बोलता हूँ एरिया ए, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ नंबर ऑफ अलील्स होंगे। हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो उनमें कुछ अलील्स होंगे। इस अलील के कलेक्शन को, इस जीन्स के कलेक्शन को कहा जाता है जीन पूल। इट इज द टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन पॉपुलेशन इन एन एरिया। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में टोटल जितने जीन्स होते हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है जीन पूल। ठीक है, अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब वो किसी कांस्टेंट हो, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है ना, एक इक्वेटेड स्टेज में प्रेजेंट है। किसी भी एरिया की कोई पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, तब उसका जो जीन पूल है वो रहता है कांस्टेंट। जीन पूल कांस्टेंट रहता है, मतलब इस एरिया के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम, और ये चेंज नहीं होने वाली। कब तक? जब तक वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखना ये चीज, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल है जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम हो वहां पर। अ पॉपुलेशन ऑलवेज कंजर्व जीन्स। एक पॉपुलेशन हमेशा जीन्स को कंजर्व करती है। कंजर्व करती है, या ना तो लॉस होता है और ना ही जो है कुछ एडिशन होता है, बट ओनली एट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं, दैट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ध्यान रखना आपको। देखो, जब मैंने कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे फ्रीक्वेंसीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम तभी होगा जब सारी फ्रीक्वेंसीज सेम रहे। एंड अगर किसी पॉपुलेशन की सभी जीनिक फ्रीक्वेंसीज, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज सेम है, या तो नया कोई अलील आ भी नहीं रहा, ना ही कोई नया अलील वहां से डिसअपियर हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन कभी भी इवॉल्विंग पॉपुलेशन नहीं हो सकती। वी ऑल नो कि अगर किसी पॉपुलेशन को इवॉल्व होना है तो वहां पर जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होनी चाहिए। देयर इज आइदर एन एडिशन ऑफ अ जीन और एन अलील, और अ डिलीशन और एंड अ डिसअपियरेंस ऑफ अ जीन, तभी वो पॉपुलेशन जो है इवॉल्व होता है। अदरवाइज इवॉल्व नहीं होता। तो वही नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में ही प्रेजेंट हो सकती है। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ रिमेंबर, ये जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल है केवल उन ऑर्गेनिजम्स पे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की कभी भी बात नहीं करते। तो अगर, वापस बता रहा हूं, अगर कोई पॉपुलेशन जीन्स को कंजर्व कर रही है, यानी या लॉस भी नहीं होने दे रही, नए एडिशन भी नहीं होने दे रही, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसीज अगर कांस्टेंट है एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको आप कहते हो जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कि ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है। और जब भी, वापस बता रहा हूं, जब भी कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे रहेगी वो इवॉल्व नहीं होगी, ना तो उसमें कोई नया अलील
आएगा, ना ही कोई एलील डिसअपियर होगा, यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपका। ना अब हार्डी विनबर्ग ने, इन दोनों ने इस पूरे प्रिंसिपल को कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था, वो अब हम लोग यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। देखो, किसी भी जीन के दो एलील्स होते हैं, वी ऑल नो, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। हम लोग यहाँ पर अब जेनेटिक्स को एवोल्यूशन के साथ में मिक्स करेंगे। किसी भी जीन के दो एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील और एक होता है रिसेसिव एलील। ठीक है, डोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर में और रिसेसिव एलील स्मॉल लेटर्स में। एग्जांपल ले लेते हैं, पी प्लांट। हम जेनेटिक्स में जब भी बात करते हैं एलील्स की तो सबसे पहले एग्जांपल पी प्लांट का ही निकलता है। तो पी प्लांट के हाइट के दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, एक टॉलनेस के लिए और एक डॉफनेस के लिए। तो टॉलनेस वाला कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। ये केवल आपको एग्जांपल देने के लिए, बाकी आप किसी भी जीन्स की बात करो तो नॉर्मली हर जीन के दो एलील्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, अब इस पूरी चीज को ना जनरलाइज करते हैं, कैपिटल टी एक्सियल के लिए कैपिटल ए, वो सब नहीं, जनरलाइज कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि समझो दो एलील से एक जीन के, ठीक है, डोमिनेंट एलील को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल ए से और रिसेसिव एलील को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल ए से। जनरलाइज कर दिया, डोमिनेंट एलील इज कैपिटल ए, रिसेसिव एलील इज स्मॉल ए। अब किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसी एरिया में, उस पॉपुलेशन में, वापस बता रहा हूं, बिकॉज हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम तभी इक्विलिब्रियम कहलाएगा जब वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो किसी भी पॉपुलेशन में सपोज करते हैं कि जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए, उसका फ्रीक्वेंसी है स्मॉल पी। उस पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मानते हैं पी, कि इस फ्रीक्वेंसी से इस पॉपुलेशन में ये एलील एग्जिस्ट करता है। और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं स्मॉल क्यू। ठीक है, व्हाट इज ए? द डोमिनेंट एलील। व्हाट इज स्मॉल ए? रिसेसिव एलील। व्हाट इज स्मॉल पी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। एंड व्हाट इज स्मॉल क्यू? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अब देखो, कोई भी पॉपुलेशन ले लो आप, इस एरिया की ये पॉपुलेशन है, इस एरिया की ये पॉपुलेशन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील है वो है स्मॉल पी, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल क्यू। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल नंबर की बात नहीं हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर में कैसे फर्क है। समझो, आपको कहा गया कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें टोटल 100 एलील्स हैं। कितने एलील्स हैं? 100 एलील्स हैं, और उन 100 एलील्स में से 60 एलील्स है डोमिनेंट वाले। एक पॉपुलेशन में 100 एलील्स है जिसमें से 60 एलील्स है डोमिनेंट वाले। तो दिस 60 इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, this 60 is not the frequency. What is this? This is the number of dominant alleles. 100 alleles में से 60 alleles जो हैं वो dominant alleles हैं, और small p is not the number, it is always the frequency. ठीक है, तो यहाँ पर 100 alleles में से अगर 60 dominant है तो यानी frequency कितनी हो गई? frequency हो गई आपकी 60%। 60% या आप कह सकते हो 0.6, ये इसकी frequency रहेगी। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सीधा उस नंबर को ही वो फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं और उनका आंसर गलत आता है। ऐसा कभी भी नहीं करना अपने को। दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द एक्चुअल नंबर। सी एनसीईआरटी ने कोई भी जो है क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उस आई बटन में जाकर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे टोटल 2 वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है, उनमें हमने बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अब मैंने क्या किया है कि बहुत से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल का हर एक टाइप उठा लिया है मैंने वहां से। आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो जो मैंने आपको उन 2 वीडियोस में शो किए हैं। आप कहीं पे भी इनमें गलतियां कभी भी नहीं करोगे। तो डोमिनेंट एलील स्मॉल पी की फ्रीक्वेंसी से एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉपुलेशन में, और रिसेसिव एलील स्मॉल क्यू की फ्रीक्वेंसी से एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम होगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में इन दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होगा 1। रिमेंबर, दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी का टोटल कह रहा हूं मैं, दोनों एलील के नंबर का नहीं। दोनों एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसका नंबर होगा 1। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि स्मॉल पी की फ्रीक्वेंसी समझो है 0.6, तो स्मॉल क्यू की कितनी होगी? तो 1 - 0.6 यानी 0.4।
अब देखो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझो। अगर आपको मैं बोलूं कि 100%, ठीक है, मैं बोलता हूं कि केवल 2 ही कैरेक्टर्स हैं, 60% कैरेक्टर ए को शो कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए बी को कितने शो करेंगे, तो ऑब्वियसली 40%, ऑब्वियसली 40%, क्योंकि टोटली 100% हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसीज में अगर एक 0.6 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0.4 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो आएगा वो कितना आ रहा है, 1। तो अगर क्वेश्चन में स्मॉल पी दे रखा है तो आप उसका स्मॉल क्यू भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी चीज को, इस थियरी को मैं अब आपको इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखूं कि दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 1, यानी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। अब आप जैसा हम लोग फिजिक्स मैथमेटिक्स में करते हैं हर बार कि दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो जब मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा एक साइड में, और एक तरफ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज 1। नाउ अब ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन करेगा, अगर इसका आप लोग करते होंगे मैथमेटिक्स में, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ऑलवेज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 का 1 रह जाएगा। यानी जो अल्टीमेट इक्वेशन बन के आएगी हार्डी-विनबर्ग की, ये होगी ये वाली, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन है, बट दिस इज इक्वल टू 1 एंड इट इज, ये इक्वेशन केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब एक पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग पे हो, या जब कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे। इसलिए जब आप इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि इन अ पॉपुलेशन which is under genetic equilibrium, या in a population this is this, और लास्ट में लिखा रहेगा कि the population is under genetic equilibrium। तो ये इक्वेशन तभी अपने लिए मान्य होगी या एप्लीकेबल होगी अगर एक पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, तो ये इक्वेशन सही नहीं बैठती। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल p, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल p, सी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल ए कैपिटल ए। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए। देखो जीनोटाइप की 3 ही कैटेगरी हो सकती है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। एक इंडिविजुअल जो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, यानी कैपिटल ए, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की क्या होगी, सुनना अच्छे से। इसके पास दोनों एलील्स कैसे हैं, डोमिनेंट। एक डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी होती है p, दूसरे वाले की भी कितनी होगी, ऑब्वियसली p। फ्रीक्वेंसी तो डोमिनेंट एलील की आपने p के लिए ले रखी है, तो यानी कि a की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल p, कैपिटल ए, एक और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है कैपिटल p। यानी अब आप दोनों का अगर एक साथ फ्रीक्वेंसी निकालो, जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, p इंटू p, यानी p का स्क्वायर। वापस बता रहा हूं, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल p, अब इसके पास दूसरा एलील भी कैसा है, स्मॉल p, यानी कि एक इंडिविजुअल जिसके पास दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल p का स्क्वायर। सिमिलरली स्मॉल ए, एक इंडिविजुअल जिसके पास दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट हो, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल q, दूसरे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल q, तो उन इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, q स्क्वायर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, तो आप आंसर क्या दोगे, स्मॉल p इंटू स्मॉल p। कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, तो आप आंसर दोगे स्मॉल q इंटू स्मॉल q। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आता है हेट्रोजाइगस केस, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए। इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को देखो, p स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को, q स्क्वायर को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर को। p और q यानी डोमिनेंट भी प्रेजेंट है और आपका रेसेसिव भी प्रेजेंट है, तो ये जो बीच का इक्वेशन आया यानी 2pq, ये 2pq रिप्रेजेंट करता है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को। किसको, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, तो आप इसको 2pq से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चंस कीजिएगा, बहुत से क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं वीडियोस में, लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर, वहां जाके अच्छे से क्वेश्चंस करो, सब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। हो सकता है थियोरेटिकली कुछ चीजें समझ में नहीं आती,
बट क्वेश्चंस करने बैठोगे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जब आप करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। जीनोटाइप की बात कर लेता हूँ, कैपिटल ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी स्क्वायर। तो व्हाट इज पी स्क्वायर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में कितने लोग होमोजाइगस डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी पी स्क्वायर। सिमिलरली एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, एक अलील ए जिसकी फ्रीक्वेंसी है पी, अपीयर ऑन बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, यानी कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के दोनों क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल ए वाला अलील, यानी ये कैसा केस हो गया, ये केस हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। तो उनका फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी पी स्क्वायर। जो दो प्रोबेबिलिटीज है पी और पी, उसका स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए यानी होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स को। सिमिलरली कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करोगे तो दिस इज 2pq एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन, एंड स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। नाउ अब जब आप उनके क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चंस आपके तभी करेक्ट होंगे जब आपको p q p स्क्वायर और q स्क्वायर में डिफरेंस पता है। एक बार वापस बता रहा हूं, p क्या है, p है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। p स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद बोथ डोमिनेंट अलील्स, एंड q स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद बोथ रिसेसिव अलील्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, और उसके हिसाब से देखना कि क्वेश्चन में p दे रखा है या p स्क्वायर दे रखा है या 2pq दे रखा है। जैसे भी हो आप उस हिसाब से उसको गिवन चीजें लिखो, आपको बाद में बहुत आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग केवल एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन की ही बात कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ, हम लोग ने एक पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उस स्टडी में मैंने p और q की वैल्यू निकाली, p और q की वैल्यू निकाली। नाउ आई नो कि कितने डोमिनेंट एलील्स हैं इस पॉपुलेशन में, कितने रिसेसिव एलील्स हैं, कितने इंडिविजुअल्स होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितने हेटेरोजाइगस है। तो मैंने वो वैल्यूज निकाल ली। समझो मेरी वो वैल्यू थी x, वो वैल्यू कितनी थी x। अब मैंने क्या किया, थियोरेटिकली जब मैंने वैल्यू निकाली इक्वेशन से तो वो वैल्यू आ रही थी x। अब मैंने जाकर एक्चुअल में उस पॉपुलेशन के अंदर जाकर स्टडी की, ठीक है। मैंने x की वैल्यू किससे निकाली है, सीधा हार्डी-विनबर्ग की इक्वेशन से। अब मैंने पॉपुलेशन में जाकर एक्चुअल में स्टडी की कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं ऐसा मैनिफेस्टेशन करते हैं, मतलब कितने इंडिविजुअल्स डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है। जब मैंने वो एक्चुअल वैल्यू पता की तो वो आई y। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के हिसाब से वो कितनी आनी चाहिए थी x, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है y। तो ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है कि अब इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन हो रहा है तभी तो फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही है। अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी x, लेकिन फ्रीक्वेंसी आ रही है y, मतलब कि एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। दैट्स हाउ we can define कि whether evolution is occurring or not. Now when frequency is measured, it differs from the expected values. जो हम expect करें तो उस वैल्यू से फ्रीक्वेंसी अलग आती है, तो the difference indicates the extent of evolutionary change कि कितना evolution हुआ है। Now disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium in a population would then be interpreted as resulting in evolution. क्लियर सी बात है कि अगर ये डिफरेंस आया तो वो शो करेगा कि एवोल्यूशन हो रहा है। Now what are the factors that affects Hardy-Weinberg equilibrium? एक पॉपुलेशन है जो Hardy-Weinberg equilibrium शो कर रही है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम शो कर रही है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हायर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। नाउ लिसन टू दिस, दो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए और ये दूर की एक पॉपुलेशन बी। अब अगर यहाँ में माइग्रेशन होगा, यानी कुछ इंडिविजुअल्स ए से बी में जा रहे हैं और इंडिविजुअल्स बी से ए में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलील्स का हो रहा है माइग्रेशन। जब भी जीन्स का या अलील्स का माइग्रेशन होगा, इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं हो सकता।
उसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ना व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, आई विल कम इनटू डिटेल, और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के बीच में। फिलहाल मैं बाकी के तीन आपको फटाफट बता देता हूँ। म्यूटेशंस, वी ऑल नो म्यूटेशंस लीड टू अ सडन चेंज इन डीएनए एंड अ सडन चेंज इन डीएनए वुड चेंज द जीन और द एलील। और जैसे उस पॉपुलेशन में कोई भी म्यूटेशन आएगा और वो म्यूटेशन की वजह से जीनिक चेंज आएगा, जीनिक चेंज आते ही आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। उसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वी ऑल नो कि जब मियोसिस होता है, जब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस के वक्त हमेशा होता है क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और उसकी वजह से आपका ऑब्वियसली एलील्स में चेंजेस आते हैं, आई मीन उनका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन, जो हम लोग पिछले 2-3 वीडियोस में काफी अच्छे डिटेल में हमने नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी किया और डिस्कस किया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर देखो, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेचर कैसे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। देखो दो फ्रीक्वेंसीज है, एक कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, समझो यहाँ पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने 0.6 और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने 0.4, ठीक है। तो अब नेचर जो है वो सिलेक्शन करता है और वो नेचर जो है वो इसको सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि इसका नंबर, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो दैट्स हाउ नेचुरल सिलेक्शन कैन अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। नाउ वापस चलता हूं मैं उसी एग्जांपल पे। मेरे पास में दो पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी। जब इंडिविजुअल्स इन दोनों पॉपुलेशंस के बीच में मूव करेंगे, ए वाले बी में आ रहे हैं, बी वाले ए में आ रहे हैं, तो ये होता है माइग्रेशन। ये क्या होता है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, जैसे समझो लोग ए से चले गए बी के अंदर, तो उसकी वजह से दोनों पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ऑब्वियसली बात है कि कोई, जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक अलील ले लेता हूं मैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी वाला इंडिविजुअल जब ए से बी में चला गया तो ये यहां पर कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और यहां पर कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। दोनों पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होगी। नाउ इफ दिस माइग्रेशन टेक्स प्लेस मल्टीपल टाइम्स, यानी बार बार ये माइग्रेशन हो रहा है ए से बी में, बी से ए में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जीन फ्लो। When gene migration occurs multiple times, मतलब कंटिन्यूस चलते जा रहा है जीनिक माइग्रेशन, तो इसको आप कहते हो कि जीन्स फ्लो हो रहे हैं, जीन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू दी अदर पॉपुलेशन एंड दैट इज ब्रिंगिंग दी चेंजेस, दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। नाउ अगर इसी तरह का जीनिक माइग्रेशन एकदम बाय चांस हो जाए तो उसे आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का अगर एकदम हिंदी वर्ड देखें तो होता है खिसकना, कि खिसक गया। एक होता है धीरे धीरे चलना और एक होता है खिसक गया। अगर जीन्स मल्टीपल टाइम्स इस तरह का अगर माइग्रेशन होता रहे कि यहां से वहां चलता जा रहा है, तो दैट इज जीन फ्लो। और अगर वो अचानक से बहुत मैसिव स्केल पे अगर ये हो जाए तो उसको आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी की बात करें अगर हम वापस, तो समझो क्या हुआ कि यहाँ पर जिस एरिया में पॉपुलेशन ए थी, यहाँ पे समझो फ्लड्स आ गए या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, और हुआ ये कि 80% पॉपुलेशन पूरी माइग्रेट कर गई इस एरिया में, 80%। तो ये जो मैसिव स्केल पे एक साथ जो बाय चांस इतना सारा माइग्रेशन हुआ, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड जीन फ्लो तो चलता रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आ सकता है कि एकदम से फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। यहाँ पे बहुत सारे नए एलील्स जो हैं अब इस पॉपुलेशन बी में, एकदम से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और कुछ टाइम बाद ये होगा कि ये जो नए लोग 80% लोग यहाँ पर आकर अब बस गए हैं, ये अब इन्हीं पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन बी के साथ में इनका आपस में मीटिंग होगा, नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो इनमें नए नए जीन्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर दोनों ही ह्यूमन पॉपुलेशन में है तो नया जीन आएगा, मतलब ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में तो जीन्स आर सेम, तो नया जीन आएगा मतलब क्या? तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। देखो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं एक अफ्रीकन नेशन की, एक अफ्रीकन नेशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। और एक तरफ बात कर लेता हूं मैं एक एशियन कंट्री की।
अब हुआ ये कि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ और ऐसा होता है, समझो अफ्रीकन पॉपुलेशन है, वी ऑल नो कि अफ्रीकन पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया के जो है केसेस बहुत रहते हैं। जो एचबीएस आपने पढ़ा होगा, एचबीएस सिकल सेल एनीमिया पे भी एक पूरा वीडियो अपलोडेड है, इनफैक्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पे सारे वीडियोस अपलोडेड है, बहुत अच्छी डिटेल में वहां पे डिस्कशन किया है, तो वहां पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो। वहां पे हुआ ये कि इस पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया की काफी केसेस हैं, तो एचबीएस वाला जो जीन है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और इस पर्टिकुलर एशियन नेशन में, जैसे दुबई की बात कर लो, कोई भी नेशन में आपकी बात कर लो, वहां पर सिकल सेल एनीमिया के केसेस बहुत कम है, बहुत बहुत कम। अब हुआ ये कि उस अफ्रीकन नेशन में अचानक से कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या फेमाइन आ गया, और यहाँ की 80% पॉपुलेशन माइग्रेट करके यहाँ इस एशियन कंट्री में पहुंच गई। तो इस एशियन कंट्री में जहां पर सिकल सेल का जीन अलील काफी कम था, अब वहां पे सिकल सेल का अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई एकदम से, और अब ये पॉपुलेशन आपस में जब रिप्रोड्यूस करेगी यहाँ पर आने के बाद में, तो धीरे धीरे एचबीएस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगेगी। और हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम का ये जो इक्वेशन का ये जो मेन यूज होता है, ये इसी तरह से जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोग जब स्टडी करते हैं किसी डिजीज के बारे में, तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि दिस डिजीज इज वेरी रेयर एंड इट इज फाउंड इन 1 in 1000 पॉपुलेशन, तो वो आप फ्रीक्वेंसी कहाँ से कैलकुलेट करते हो? तो ये सब चीजें ऐसे ही कैलकुलेट होती है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो दैट इज जीन फ्लो, और अगर वो किसी बाय चांस एकदम से बड़े स्केल पे होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ इफ द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच डिफरेंट इन न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, जैसा अभी यहाँ पर हुआ कि जो पॉपुलेशन बी थी, इस पॉपुलेशन बी में अब और कौन इंक्लूड हो गया? 80% ऑफ पॉपुलेशन ए। तो ये जो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, ये चेंज काफी बड़ा चेंज है। अब इस बड़े चेंज की वजह से कई बार क्या होता है कि जो नई पॉपुलेशन बन रही है यहाँ पर, वो एक अलग ही स्पीशी बन जाती है। द न्यू पॉपुलेशन बिकम्स अ डिफरेंट स्पीशी, एकदम अलग स्पीशी अपीयर होने लगती है वो। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट एंड द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज द फाउंडर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 80% पॉपुलेशन ए वहां पर आने की वजह से एक नई ही स्पीशी का फॉर्मेशन वहां पर हो गया। इस इफेक्ट को कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट। और फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है? फाउंडर है पॉपुलेशन ए, यानी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो ड्रिफ्ट होके आई है, वो है अपनी फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में, कुछ लाइन्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। समझो किसी पॉपुलेशन में कुछ पहले से एडवांटेजेस म्यूटेशंस मौजूद हैं, पॉपुलेशन है उनमें कुछ म्यूटेशंस हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से मौजूद है उस पॉपुलेशन में, और एडवांटेजियस म्यूटेशंस है। वी ऑल नो म्यूटेशंस एडवांटेजियस या डेट्रीमेंटल, तो अलग अलग टाइप के म्यूटेशन होते हैं। कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन है जो पहले से मौजूद है, तो अब क्या हुआ है कि उसको नेचर ने कर लिया सेलेक्ट। अब ऑब्वियसली कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन अगर पहले से मौजूद है वहां पर, और वो उस स्पीशी को जो है और बेहतर ढंग से रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, तो नेचर उसको सेलेक्ट करेगा ही करेगा। तो उस केस में आपको नए फिनोटाइप्स ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, और ये जो नए फिनोटाइप्स आए, अब ये धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहेंगे, तब एक नई स्पीशी का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज हाउ स्पीशिएशन टेक्स प्लेस। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन का अब अल्टीमेटली हम नेचुरल सिलेक्शन पे इतना कुछ स्टडी कर चुके हैं कि अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सी, इट इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, याद रखना हमेशा नेचुरल सिलेक्शन तभी होगा जब आप उन वेरिएशंस की बात करो जो इनहेरिटेबल है। जो वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं है उस पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन कभी भी पास ऑन नहीं होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस इन विच इनहेरिटेबल वेरिएशंस अनेबल बेटर सर्वाइवल, ऐसे वेरिएशंस जो हमें बेटर सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, आर एनेबल्ड टू रिप्रोड्यूस, और इनकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स और इजिली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, वो और आसानी से बेटर तरीके से सरवाइव कर पा रहे हैं, और उस बेटर तरीके से सरवाइव करने की वजह से उनका रिप्रोडक्शन जो है वो और बेहतर तरीके से है,
जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं, और वो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं उनकी स्पीशीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शंस। Now, many factors lead to change in frequencies of gene or allele in future generations. बिल्कुल सही बात है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे फ्यूचर जनरेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन और एलील चेंज होगी, और इन सब फैक्टर्स की हमने अभी बात की, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, इन सब फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं फ्रीक्वेंसी में। अब इन सब चेंजेस जो इनहेरिटेबल होंगे और बेटर सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, जब ये ऐसा होगा तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, और नेचुरल सिलेक्शन उस पूरी पॉपुलेशन को एक एंटायरली डिफरेंट पॉपुलेशन बना देती है जो स्पीशिएशन करता है या नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि शो कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से 3 अलग अलग रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो, हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू की, किसी की भी मीन कैरेक्टर वैल्यू की। देखो, इसको कुछ ऐसा समझ लो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब एक नॉर्मल चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसका वेट करीब 2.5 kg रहता है। अब ना 2.5 kg कोई फिक्स वैल्यू तो हम दे नहीं सकते, तो हम कह रहे हैं कि समझो 2 से 3 kg आपका ये वेट रहता है एक न्यूबॉर्न बेबी का, 2 से 3 kg। तो 2 से 3 kg का मीन वैल्यू कितना हो गया? 2.5, यानी 2 एक्सट्रीम्स हो गए। आप इसको एक स्केल पे समझ लो ऐसा कि 3 वैल्यूज हो गई। मिनिमम वैल्यू 2 kg, मैक्सिमम 3 kg, ये आइडियल वेट्स हैं, और मीन वैल्यू है 2.5। किसी भी कैरेक्टर की आप बात कर लो, हर कैरेक्टर के 2 एक्सट्रीम्स होंगे, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, और एक उसका मीन वैल्यू। अब नेचर जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है उसके बेस पे नेचुरल सिलेक्शन कैन गिव यू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, ये ग्राफ ए है। इस ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द फिनोटाइप, यानी वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, और एक्स एक्सिस पे है कैरेक्टर। ये कैरेक्टर का देखो, ये कैरेक्टर का ये एक एक्सट्रीम, आप इसको मिनिमम मान लो और इसको मान लो मैक्सिमम, और ये जो है ये है आपका पीच का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखना, एनसीईआरटी ने जिस एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है वो है साइज। वो क्या है? साइज। यहां पे मैं ले लेता हूं मिनिमम साइज, यहां पे मैं ले लेता हूं मैक्सिमम साइज, और ये हो जाएगा आपका मीडियम साइज। अब इस ग्राफ के हिसाब से मिनिमम साइज वालों को का जो नेचर है का नंबर बहुत कम है, मैक्सिमम वाले का भी नंबर बहुत कम है। जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो आप, जैसे जैसे हो रहा है ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। देखो आप यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो एक मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को फेवर किया जा रहा है, यानी उनका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है कि जितने भी मीडियम साइज इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो यहाँ पे जो एग्जांपल मिड साइज के हिसाब से, इसको आप ऐसे समझ लो कि किसी भी कैरेक्टर का जो मीडियम वैल्यू है उसको जो है सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और वो लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स फेवर हुए, और आप जैसे ही मीडियम से वापस मैक्सिमम साइज की तरफ जा रहे हो आपका नंबर और कम होता जा रहा है। तो ये एक सिंपल पॉपुलेशन की यहाँ पर बात की गई। अब ये सिंपल पॉपुलेशन जिसमें मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को फेवर किया जा रहा था, अब इनमें 3 तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, अलग अलग किसी भी कैरेक्टर की आप बात कर लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट वन, ये वाला। इसमें अगर आप गौर से देखो तो यहां पर जो है ये यहां पर देखना, ग्राफ ए और ग्राफ 1 में डिफरेंस देखना। ग्राफ 1 में ये जो है ना, यहां पर ये मीन वैल्यू है, ये क्या है? मीन वैल्यू। आप अगर इस ग्राफ को अच्छे से देखो तो इस मीन वैल्यू पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगी, इस मीन वैल्यू पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगी। जैसे ही आप मीन वैल्यू से या तो इस एंड की तरफ जाते हो, यानी या तो इस तरफ जाते हो या फिर इस तरफ जाते हो, तो पॉपुलेशन में ना अच्छा खासा डिक्रीमेंट है, पॉपुलेशन अच्छी खासी शार्पली कम हो रही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ग्राफ ए और ग्राफ फर्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो ग्राफ ए और ग्राफ फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो मीन वैल्यू है इसके इस तरफ भी अच्छा खासा प्लेटू है और इस तरफ भी अच्छा खासा प्लेटू है, जबकि इस केस में यहाँ पे प्लेटू थोड़ा नैरो है, यानी जो पीक है पीक और ज्यादा हाई चला गया है और नैरो हो गया है। पीक ऊपर की तरफ आ गया है इस तरफ और यहाँ पर ये पीक हो गया नैरो, जबकि यहाँ पर पीक अच्छा खासा था। मतलब अगर मैं ग्राफ ए की बात करूं तो ग्राफ ए में मीडियम साइज इंडिविजुअल्स मैक्सिमम है मानते हैं, लेकिन मीडियम साइज और मिनिमम के बीच वाले और मीडियम साइज और मैक्सिमम के बीच वालों का भी नंबर अच्छा खासा है, जबकि ग्राफ फर्स्ट में मैक्सिमम इंडिविजुअल्स मीडियम साइज के ही हैं और जो बाकी के जो दूसरे हैं उनका नंबर काफी कम है। जब इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन हो और नेचर सेलेक्ट कर रहा है उस कैरेक्टर को जिसका वैल्यू मीडियम में है और उनको मैक्सिमम सेलेक्ट किया जा रहा है, तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं स्टेबलाइजिंग। क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग टाइप में। इन दिस मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ज्यादातर इंडिविजुअल्स अब मीन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं, इसलिए बाकी वैल्यूज वाले कम होते जा रहे हैं। सेकंड वाला आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आप एक्स एक्सिस में आए जीरो से, एक्स एक्सिस में आप जीरो से इस तरफ जा रहे हो। अब इस ग्राफ में देखो आप, जो आपका पीक है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। अब ये एक डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, मिनिमम की तरफ भी हो सकती है और मैक्सिमम की तरफ भी हो सकती है। कैसे? आप समझो यहाँ पर देखो, इस नंबर 1 वाले ग्राफ में ये वैल्यू यहाँ पे थी x, साइज की बात कर लो कि ये साइज x यानी मीडियम साइज, यहाँ पे ये y वाला, यहाँ पे ये y वाला। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जिसको नेचुरली सेलेक्ट किया जा रहा है वो या तो क्या कहेंगे इसको कि मिनिमम साइज वाले हैं या फिर मैक्सिमम साइज वाले हैं। अब इस पिक्चर में जो शो कर रखा है यहाँ पे उन्होंने शो कर रखा है मैक्सिमम साइज वाले, मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि ये कैरेक्टर के 3 एक्सट्रीम्स, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये हो गया मीडियम। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कब होगा? जब मीडियम वाले ज्यादा फेवर होंगे। और इस केस में जो सेकंड वाला केस है, इस केस में डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाता है ये। अब इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों बोला? क्योंकि पीक किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो मैक्सिमम वाले की तरफ या फिर मिनिमम वाले की तरफ, इसलिए इसको कहा जा रहा है डायरेक्शनल। यानी मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। आप जब ये यहां पे देखो, ये एक्सट्रीम 1 मिनिमम, ये एक्सट्रीम 2 मैक्सिमम। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कब बोलोगे? जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं वो मीन वैल्यू को एक्वायर करते हैं। जब मैक्सिमम पॉपुलेशन मीन वैल्यू को एक्वायर करती है तब आप उसको कहते हो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब कि मीन वैल्यू नहीं है, या तो कोई भी इनमें से कोई वैल्यू, मीन के अलावा कोई भी अगर वैल्यू, कोई और वैल्यू, चाहे वो मिनिमम की तरफ हो चाहे वो मैक्सिमम की तरफ हो, अगर उसको एक्वायर किया जा रहा है तो वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो तीसरा वेरिएंट है, तीसरे वेरिएंट इज डिसरप्टिव टाइप। डिसरप्टिव टाइप में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन दो अलग अलग वैल्यूज को एक्वायर कर रही है और ये दोनों ही वैल्यूज मीन कैरेक्टर वैल्यू से अलग है। दोनों ही वैल्यूज मीन कैरेक्टर वैल्यू से अलग है। इस ग्राफ में देखो आप, यहाँ 2 पीक बन रहे हैं। एक पॉपुलेशन है जो मैक्सिमम इसको सेलेक्ट कर रही है इस साइज पे, और ये जो दूसरा वाला पॉपुलेशन इसको इस साइज पे सेलेक्ट कर रही है। दिस इज डिसरप्टिव। तीनों को एक ही पिक्चर में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे समझना, सुनना अच्छे से कि वापस ले रहा हूं मैं वैल्यूज को। ये यहां से यहां तक है मिनिमम वैल्यू, यहां से यहां तक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये हो गई बीच में मीन वैल्यू। अब अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन मीन वैल्यू की तरफ जाएगी तब आप उसको कहते हो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन मीन की तरफ जा रही है तो जो बाकी वाले वैल्यूज हैं उनमें नंबर ऑफ पीपल का, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफी कम रहेंगे, तो जो आपका पीक होगा वो पीक बिल्कुल नैरो रहेगा। ऐसा पीक बिल्कुल नैरो आएगा क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन बीच में, तो ये पीक कैसा आ गया? नैरो यहाँ पर। अब अगर इंडिविजुअल्स
किसी एक मीन के किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिनिमम की तरफ भी जा रहे हैं और मैक्सिमम की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ही नहीं, तो उसको आप कहते हो डायरेक्शनल सिलेक्शन। और इस केस में जो पीक है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में यहाँ पर हो रखा है कि मैक्सिमम लोगों ने ये वाला वैल्यू सेलेक्ट किया और ये वाला वैल्यू मीन वैल्यू नहीं है। तीसरे टाइप में मैक्सिमम इंडिविजुअल्स दो अलग अलग वैल्यूज को अचीव कर रहे हैं, जो दोनों एक्सट्रीम्स, यानी मीन, एक मीन वैल्यू के इस तरफ है और एक मीन वैल्यू के इस तरफ है, जिसकी वजह से दो पीक का फॉर्मेशन हो गया। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू मतलब मीन की पेरिफेरी में रहेगी, मीन सेंटर में हो गया और मीन की पेरिफेरी में, एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कहते हैं बेसिकली। इनके दोनों एंड पे मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे, उसको आप कहते हो डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो ये इस ग्राफ का मीनिंग है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस ग्राफ पे पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एवोल्यूशन। बहुत अलग अलग स्पीशीज किस तरह से इवॉल्व हुई, कब इवॉल्व हुई, वो कंप्लीट हिस्ट्री जो है हम लोग वहां पर स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस।